बेटा आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स वर्कशीट 13 के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, वर्कशीट 13 के वर्ड प्रॉब्लम्स डिवीजन रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम्स है। इसे हम अच्छी तरीके से समझेंगे, कैसे हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डिवीजन रिलेटेड है या मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड है, और कैसे हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आज आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो बेटा शुरू करते हैं इस लेक्चर को। हमें समझना है डिवीजन रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए बेटा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, तो ये रहा एक सिंपल सा एग्जांपल। राहुल बॉट 5 एप्पल्स फॉर ₹25। राहुल ने 5 एप्पल्स खरीदे, कितने रुपए के? 25 रुपए के। तो टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 25 रुपीज 5 एप्पल्स की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। हमसे पूछा है कि एक एप्पल की कितनी कॉस्ट है। 5 एप्पल्स की आपको टोटल कॉस्ट पता है 25 रुपीज। आपसे पूछा गया है कि एक एप्पल की क्या कॉस्ट होगी। तो देखो बेटा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हमसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। ठीक है, अब यहां पे हमें पता है कि हमारे पास 5 एप्पल्स हैं। ठीक है, और 5 एप्पल्स की जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹25, है ना। अब बेटा एक बात देखो, यहां पे हमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। जब हमें कोई चीज पता नहीं होती ना, तो हम एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम में मैथमेटिक्स में हम करते आए हैं। हम एक चीज को मान लेते हैं कि वो एक्स है। अगर हमसे पूछा गया कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, तो हम मान लेते हैं कि जो एक एप्पल की कॉस्ट है वो है ₹X। ठीक है, अब ये एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना। यहां पे हम मान लेते हैं कि एक एप्पल की जो कॉस्ट है वो है ₹X। तो इस एप्पल की कॉस्ट अगर ₹X है, तो इसकी भी ₹X है, इसकी भी ₹X है, इसकी भी ₹X है, और इसकी भी ₹X है। ठीक है, तो एक एक एप्पल की जो कॉस्ट है वो X रुपीस है, और हमें टोटल कॉस्ट पता है वो है ₹25। यानी कि अगर हम x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स करेंगे, तो वो हमारा 25 के बराबर होना चाहिए। यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 25। अब हमें बस इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बेटा देखो, यहां पे x को आप 5 बार ऐड कर रहे हो। अब x को आप 5 बार ऐड करो या 5 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही है। यही हमने पिछली बार सीखा था। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? 5x लिख सकते हैं। तो 5x किसके बराबर है? 25 के बराबर है। तो 5x इज इक्वल टू 25। ठीक है, अगर आपसे पूछी जाती 5x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वो तो है 25, लेकिन आपसे पूछा गया है x की वैल्यू, है ना। आपने यही माना है ना कि x जो है वो है कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? यहां पे मुझे 5 नहीं चाहिए, यहां से मुझे 5 हटाना पड़ेगा। तो 5 कैसे हटाएंगे? यहां पे हमें इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा ना, यहां पे तो सिर्फ x बच जाएगा। हमें x ही चाहिए यहां पे, तो हमें इसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो इसे भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये इक्वालिटी का रूल है। अगर आप एक साइड 5 से डिवाइड कर रहे हो या किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो दूसरे साइड भी आपको उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होगी, है ना। तो अब हमें क्या करना है? 5 और 5 को कैंसिल कर देना, ये तो पूरा कट जाएगा। और यहां ये देख रहे हो 25 जो है वो 5 से पूरा पूरा जा रहा है। हमें पता है कि 25 जो है वो 5 के टेबल में आता है, ये आता है 5 पे। तो 5 जो है वो इसे काट रहा है 5 पे। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? 5 निकल के आई। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली फटाफट से। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एप्पल की जो कॉस्ट है वो है 5 रुपए, है ना। हर एक एप्पल की यहां पे जो कॉस्ट है वो 5 रुपए है, और 5 को बेटा अब अगर आप 5 बार ऐड करोगे तो 25 ही तो मिल रहा है। तो ये आपकी कॉस्ट हो गई एक एप्पल की। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज ₹5। सिंपल सा था ये क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता था कि हमने अभी जो किया वो था डिवीजन। हमने 25 को 5 से डिवाइड किया, है ना। अब आप सोच रहे होगे कि हमने 25 को 5 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। हमने अभी देखा कि कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल निकालने के लिए हमें 25 को 5 से डिवाइड करना पड़ा, है ना। अब आपको क्या याद रखने की जरूरत थी कि मुझे यहां पे डिवीजन करना है या मल्टीप्लीकेशन करना है ना। आप तो बस प्रॉब्लम को आपने अच्छे से समझा, और आपने फिर इक्वेशन बनाई, और फिर आपने रियलाइज किया कि डिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी।
मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। ये चीज मत देखो, हमेशा देखो कि प्रॉब्लम क्या दे रखी है, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। अगर इस तरीके की क्वेश्चन बना सकते हो बहुत अच्छी बात है, और फिर उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि डिवीजन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बोलूंगा कि आप इस तरीके से जाओ, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसका इस्तेमाल आप जब भी करोगे आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉब्लम हो या डिवीजन वाली प्रॉब्लम हो, उस एक फॉर्मूला से दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स बड़े ही आराम से सॉल्व हो सकती हैं। तो देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। देखो बेटा, ये फॉर्मूला है हमारा x ऑफ वन आइटम इनटू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू टोटल x ऑफ आइटम्स। ठीक है, अभी जो हमने किया ना पीछे, वो कुछ ऐसा ही किया, इसी फॉर्मूले का हमने यूज किया। हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो बिल्कुल इसी फॉर्मूले का यूज करके बनी है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है पिछले वाले एग्जाम्पल पे। देखो बेटा, पिछले वाले एग्जाम्पल पे हमसे क्या पूछा गया था? कॉस्ट ऑफ वन एप्पल। हमें टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स पता थे, हमें टोटल कॉस्ट भी पता थी, हमसे कॉस्ट ऑफ वन एप्पल पूछी गई थी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने कॉस्ट ऑफ वन एप्पल निकाला। हालांकि मैंने आपको बताया नहीं ये फॉर्मूला, लेकिन हमने किया है इस फॉर्मूले का यूज, और मैं आपको बताता हूं कि कैसे किया है। देखो, यहां लिखा है एक्स ऑफ वन आइटम। अब आप सोचोगे एक्स का क्या मतलब है? देखो, जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया होगा, हमसे हो सकता है पूछा जाए कॉस्ट क्या है किसी चीज की, या हमसे पूछा जाए कि क्वांटिटी क्या है। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको हम यहां पे एक्स की जगह पे रख देंगे। ठीक है, पिछले वाले एग्जाम्पल पे हमसे कॉस्ट एक एप्पल की पूछी गई थी, तो हम यहां पे क्या एक्स की जगह पे रखेंगे? कॉस्ट रखेंगे। ठीक है, और हमारी आइटम क्या है? एप्पल है, तो कॉस्ट ऑफ वन एप्पल ये हो जाएगा, है ना? क्योंकि हमारे पिछले वाले एग्जाम्पल पे आइटम जो थी वो थी एप्पल, और एक्स के बदले में हमें कॉस्ट लिखनी है, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वन एप्पल। ठीक है, अब बस यही करना है। आगे भी देखो, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, अब आइटम हमें पता है कौन सी है, एप्पल है, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे? टोटल एक्स ऑफ आइटम्स के बदले में टोटल कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स, है ना? हमें टोटल कॉस्ट 5 एप्पल्स की पता थी, 25 रुपया। फॉर्मूला क्या बना? कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इंटू टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। तो बस आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि एक्स की जगह पे आपने क्या लिखना है और आइटम क्या है, ये आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना होगा। एक्स क्या है और आइटम क्या है, हमेशा ये आइडेंटिफाई करना होगा क्वेश्चन को देख के। इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, फिर उसके बाद इन टाइप के फॉर्मूलाज को आप यूज कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पिछले वाले एग्जांपल में बेटा हमने क्या निकालना था? कॉस्ट ऑफ वन एप्पल, है ना? हमें टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स पता थे, वो थे 5, और टोटल एक्स ऑफ आइटम्स मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, जो 5 एप्पल्स की जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी? वो थी 25 रुपया। तो यहां पे 5, यहां पे 25, और यहां पे क्या आएगा? हमने पिछली बार x लिया था, है ना? क्योंकि हमें पता नहीं था कि एक एप्पल की कॉस्ट क्या, तो हमने x ले लिया था, तो x इंटू 5 इक्वल टू 25 हुआ, यानी कि 5x इक्वल टू 25 हुआ। तो वही चीज तो हमने करी थी पीछे, है ना? 5x इक्वल टू 25। फिर हमने देखा कि 25 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ वन एप्पल निकालनी है। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है हमने पीछे। ठीक है, आप डायरेक्टली अब इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। हमने मतलब समझ लिया, पिछले एग्जांपल से हमें समझ में आ गया कि हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इस फॉर्मूला से बहुत ही क्विकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, जिससे आपको और क्लियर होगा कि आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। A box contains 6 apples. How many apples are there in 4 such boxes? एक बक्से के अंदर 6 एप्पल्स हैं। कितने एप्पल्स हैं? 6 एप्पल्स हैं। ठीक है, How many apples are there in 4 such boxes? 4 बक्सों के अंदर कितने एप्पल्स होंगे, ये आपसे पूछा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। How many apples are there in 4 such boxes? हमसे ये पूछा है कि 4 बक्सों के अंदर कितने एप्पल्स होंगे।
अगर एक बक्से के अंदर 6 एप्पल्स हैं तो 4 बक्सों के अंदर कितने एप्पल्स होंगे। अब देखो बेटा, फॉर्मूला का यूज करना है अब हमें, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, अ बॉक्स कंटेन्स 6 एप्पल्स, और हमसे पूछा है हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन 4 सच बॉक्सेस। देखो पूछा यह है कि नंबर ऑफ एप्पल्स पूछे आपसे, तो x के बदले में नंबर ऑफ एप्पल्स आ जाएगा, और नंबर ऑफ एप्पल्स इन वन बॉक्स, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एप्पल्स इन वन बॉक्स। हमें पता है ना कि 6 एप्पल्स हैं एक बॉक्स के अंदर, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। इस बार हमें x ऑफ वन आइटम दे रखा है, नंबर ऑफ एप्पल्स इन वन बॉक्स। देखो आइटम क्या हुई आपकी, बॉक्स हुई, ये बात ध्यान रखना है, एप्पल नहीं है आइटम। आइटम क्या है आपकी, बॉक्स है। एक बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो है 6, ये हमें दे रखा है। तो अब बेटा अब ये आइटम पता लग गया, आइटम क्या है, वो आपकी बॉक्स है, और जो x है वो आपका नंबर ऑफ एप्पल्स है। तो बस यही करना है आपने, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गया ये, क्योंकि आइटम हमें पता है कि बॉक्स है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, हमें पता है कि 4 बॉक्सेस का पूछा है हमें, है ना। तो यहां पे 4 आ जाएगा, और यहां पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन 4 बॉक्सेस, यही हमसे पूछा है ना, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन 4 बॉक्सेस। तो बस लगा दो सोल्यूशन, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ एप्पल्स इन वन बॉक्स इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू टोटल एप्पल्स। यहां पे मैंने टोटल एप्पल्स लिख दिया, आप प्रॉपरली लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन 4 बॉक्सेस। बेटा तो ये आपने देखा यहां पे टोटल एक्स ऑफ आइटम्स, आपसे टोटल एक्स ऑफ आइटम्स पूछी गई हैं, आपसे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स पूछेंगे हैं इन 4 बॉक्सेस, है ना, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो बस यहां पे आपको ये चीज रख देनी है। आपको समझ में आ गया कि x जो है वो है नंबर ऑफ एप्पल्स, और आइटम जो है वो है बॉक्स। तो बस यही आपने देखा, फॉर्मूला बन गया। अब नंबर ऑफ एप्पल्स इन वन बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर कितने एप्पल्स हैं, 6 एप्पल्स हैं, तो यहां पे आप 6 लिख दोगे। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 4 बॉक्सेस हैं, तो आपके टोटल एप्पल्स आराम से निकल जाएंगे। यहां बेटा ये मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम है, यहां पे 6 को आपने 4 से बस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। तो कितने एप्पल्स हैं 4 बॉक्सेस के अंदर, 24 एप्पल्स हैं। वैसे भी आप देख सकते हो, अगर एक बॉक्स के अंदर 6 एप्पल्स हैं, तो अगर ऐसे मैं 4 बक्से रख दूं तो मुझे 6 को 4 बार ऐड करना है, या फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो बस वही काम हो रहा है यहां पे। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप देख रहे हो, बिल्कुल वही चीज हम कर रहे हैं, है ना। बस ये फॉर्मूला क्या है, अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। टोटल एप्पल्स हमने फाइंड आउट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला एग्जाम्पल हमने पीछे देखा था कि राहुल ने 5 एप्पल्स खरीदे 25 रुपए के, तो हमें एक एप्पल की कॉस्ट निकालनी थी। बस इसी फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पे होगा कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इनटू टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, जो आपकी टोटल कॉस्ट है 5 एप्पल्स की। बस वही फॉर्मूला लगाना है, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इनटू टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स। अब देखो हमें इस बार कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल नहीं पता, एक एप्पल की कॉस्ट क्या है वो नहीं पता, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स पता है 5 है, और टोटल कॉस्ट पता है वो है 25। तो बस लगा दो, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इंटू 5 इक्वल टू 25। यहां से 5 हटाना है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इसे, तो इसको भी करना पड़ेगा। आखिर में कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल निकल के आएगी 25 डिवाइड बाय 5, जो कि 5 रुपीज होगी। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका है कि आपको इस फॉर्मूला को कैसे लगाना है। अब हम वर्कशीट 13 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एक एक करके, उससे हमें और ज्यादा क्लियर होगा कि हमें इस फॉर्मूला को कैसे लगाना है। ठीक है, अब वर्कशीट 13 के प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सबसे पहले पहली प्रॉब्लम देखते हैं, वो क्या है, 12 टिन्स कैन होल्ड 39.624 लीटर्स ऑफ ऑयल। 12 टिन्स ऐसी हैं जो 39.624 लीटर्स ऑयल रखती हैं, मतलब रख सकती हैं, इतना लीटर्स ऑफ ऑयल ये होल्ड कर सकती हैं। हाउ मच ऑयल कैन 1 टिन होल्ड, एक टिन के अंदर कितना ऑयल आ सकता है ये हमसे पूछा है। ठीक है, 12 टिन्स में आपका 39.624 लीटर्स ऑयल आ सकता है, तो एक टिन के अंदर कितना ऑयल आएगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बेटा यहां पे अगर हमें फॉर्मूला लगाना है जो कि है x ऑफ 1 आइटम इनटू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू टोटल x ऑफ आइटम्स, तो हम कैसे लगाएंगे इसको, बहुत ही सिंपल है। देखो यहां पे हमें पूछा गया है हाउ मच ऑयल कैन 1 टिन होल्ड। ठीक है, हाउ मच ऑयल कैन 1 टिन होल्ड। अब एक आइटम की अगर बात हो रही हो तो हम यहां पे रखेंगे इसको, है ना। अब देखो हाउ मच ऑयल कैन 1 टिन होल्ड, देखो
टिन जो है वो हो गई आपकी आइटम, है ना। तो लीटर्स ऑफ ऑयल इन 1 टिन, ये हो गया, ये ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर हमें पता है कि आइटम जो है वो टिन है और एक्स जो है वो है क्वांटिटी ऑफ ऑयल, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ टिन्स, यहां लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टिन्स, हमें 12 टिन्स दे रखे हैं यहां पे, ठीक है। और टोटल एक्स ऑफ आइटम्स मतलब टोटल ऑयल या फिर टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 12 टिन्स, ये हम लिख सकते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल जो 12 टिन्स के अंदर है वो है 39.624 लीटर्स। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, देखो क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 1 टिन इंटू टोटल नंबर ऑफ टिन्स इक्वल टू टोटल क्वांटिटी। सिंपल हो गया ये, है ना। अब टोटल क्वांटिटी हमें पता है 39.624 है, टोटल नंबर ऑफ टिन्स हमें पता है वो है 12, हमें क्वांटिटी निकालनी है ऑयल की एक टिन के अंदर, यही निकालना है ना। तो बस इस बार आप क्या करोगे, आपको यहां पे 12 लिखना है, यहां पे आपको 39.624 लिखना है। तो ये होगा क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 1 टिन इंटू 12 इक्वल टू 39.624। अब यहां से 12 हटाना है तो इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये होगा 39.624 डिवाइड बाय 12, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व कर लें फटाफट, चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखो इसको डिवाइड करना है दोनों को, यहां पे आप क्या करना चाहते हो, इन दोनों को डिवाइड करना चाहते हो। देखो यहां पे आपका 39.624 है और यहां पे आपका 12 है, ठीक है। अब देखो 39 जो आपका 12 से कहां पे जाता है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपका 3 से जा रहा है क्या, 3 2 6, 3 1 3, हाँ बिल्कुल, ये 39 पूरा तो नहीं जा रहा पर 36 इसके काफी क्लोज है, तो यहां पे हम 3 लिखेंगे और यहां पे 36 लिखेंगे। अब देखो 6 7 8 9, यहां पे 3 बचता है ना, ये तो 0 हो गया। अब यहां पे बेटा डेसिमल है तो यहां पे भी आपको डेसिमल लगाना होगा और यहां हम 6 को नीचे लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 36 आ गया है तो ये तो हमें पता है कि 3 से जाता है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये 36 भी पूरा चला जाएगा, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे हमें 2 लेके आना है, अब 2 लेके आना ही काफी नहीं है, यहाँ पे 12 है, 12 बड़ा है 2 से, तो हमें एक और नंबर लेके आना पड़ेगा। अब एक और नंबर जब आप लेके आओगे, जब यहाँ पे आप 4 लिखोगे तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं बच्चे, एक नंबर लेके आओगे तब 0 नहीं लगाते, लेकिन अगर आप दूसरा नंबर लेके आ रहे हो तब आपको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका, तो यहां पे आपका 24 आ गया। अब देखो 12 2 24 होता है ना, तो 12 2 24 होता है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर, और ये हो गया आपका आंसर 3.302, ठीक है। तो बेटा यहां पे आपका आंसर क्या आया, 3.302 लीटर्स। लीटर्स लगाना मत भूलना, यहां पे लीटर्स लगाना जरूरी है। तो 3.302 लीटर्स आपका यहां पे आंसर आया है, ठीक है। तो 12 टिन्स जो है वो तो आपका 39.624 लीटर्स होल्ड कर सकते थे ऑयल। अब आपसे यही पूछा था ना कि एक टिन के अंदर कितना ऑयल है, एक टिन के अंदर 3.302 लीटर्स ऑयल आ सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कॉस्ट ऑफ 23 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज 608.35, ठीक है। 23 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है वो है 608.35 रुपए, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, आपको 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। इसमें आपको पूछा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, आपको 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है। तो बेटा आइटम हुआ मीटर, मीटर क्लॉथ आपका आइटम हुआ। एक तरीके से आप ये कह सकते हो, यहां पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, अब यहां पे क्वांटिटी आइटम्स की नहीं है, आपको 23 मीटर्स दे रखा है क्लॉथ का, ठीक है। तो यानी कि ये क्या होगा, टोटल मीटर्स होगा। और यहां पे टोटल एक्स ऑफ आइटम्स के बदले में क्या आएगा, जो आपकी टोटल कॉस्ट है 23 मीटर्स क्लॉथ की, वो आप यहां पे लिखोगे। तो ये फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इनटू टोटल मीटर्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट, है ना। टोटल कॉस्ट जो आपके 23 मीटर्स क्लॉथ की है, ठीक है। आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है 608.35, टोटल मीटर्स पता है 23, आपको 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है, आराम से निकाल लोगे। यहां पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ निकालने के लिए आपको इसे 23 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। जब आप इसे डिवाइड करोगे ना बेटा, तो आपको 26.45 निकल के आंसर आएगा। मैं आपको वैसे डिवाइड करा के भी दिखा देता हूं कि 26.45 कैसे आ रहा है। चलो डिवीजन करते हैं यहां पे।
608.35, ये हम अंदर लिखेंगे, 23 को हम लिखेंगे बाहर। अब देखो 60 है यहाँ पे 23 है। 60, 23 टू ज़ा कितना होता है, 3 टू ज़ा 6, 2 टू ज़ा 4, 46 आ रहा है। अगला वाला नंबर देखते हैं, 23 3 ज़ा कितना होता है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69 है। 69 बड़ा है ना 60 से, तो हम 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 46। यहाँ पे 46 लिख लेते हैं। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या आंसर मिलेगा, हमें मिलेगा 14। देख सकते हो आप, यहाँ पे आपका 5 होगा, यहाँ पे 10 आएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1, है ना। अब 14 है, 23 जो है वो बड़ा है 14 से, हमें एक नंबर यहाँ से उतारना होगा, ये है 148। अब हमें देखना है कि 23 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमें 148 मिल जाए या उससे कोई नियर नंबर मिल जाए। ठीक है, 23 को हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 3 ज़ा कितना होता है, 6 3 ज़ा 18 होता है ना, यहाँ पे 18 और 6 2 ज़ा 12, 13 आ जाएगा, 138 आ रहा है। 138 यहाँ पे है 148। 23 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 15 16, ये 161 है। हमें 161 मिल रहा है, हमें तो छोटा नंबर लेना है 138, तो 23 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां आएगा 138। ठीक है, ये 38 होगा। अब यहां पे हमें मिलेगा 10, है ना, 148 माइनस 138 10 होगा। अब यहां पे क्या डेसिमल है, तो यहां पे डेसिमल लगाना होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 3 को नीचे लेके आना है। ठीक है, ये आपका जाएगा 4 से, अगर आप देखोगे तो 23 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 9 92 आ रहा है ना। यहाँ पे अगर आप 5 से करोगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 11, 115 आ रहा है, तो 115 तो बड़ा है इससे, तो हमें यहाँ पे 4 से लेना होगा, है ना। 4 ज़ा कितना होगा यहाँ पे 92। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका 11 बच रहा है। अब यहाँ पे आपका सीधा 115 आ गया, तो ये तो आपको पता ही है 5 से जा रहा है, तो ये हो गया आपका 115, ये 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ 26.45। यही मैंने आपको बताया था कि यही आपका आंसर है ना। तो हमने ये ऑलरेडी यहां पे निकाल दिया इजीली तरीके से। अब आप बढ़ते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, आई हैव अ 7.5 मीटर्स लॉन्ग रिबन। मेरे पास 7.5 मीटर्स लंबी रिबन है। आई वॉन्ट टू कट इट इन टू 1.5 मीटर लॉन्ग पीसेस। मैं उसे काटना चाहता हूं 1.5 मीटर के पीसेस पे। हाउ मेनी पीसेस विल आई गेट, कितने पीसेस हमें यहां से मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहां हमें पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ पीसेस, किसके, रिबन के। हम उसे काटना चाह रहे हैं, एक लंबी रिबन है जो 7.5 मीटर्स लंबी है, और हमें उसे काटना है 1.5 मीटर लंबी पीसेस में। मतलब कि रिबन को जो कि 7.5 मीटर्स लंबी है, उसे 1.5 मीटर लंबे पीसेस पे काटना है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ पीसेस पता करने के कितने पीसेस निकल के आते हैं अगर हम काटने बैठे तो। ठीक है, तो देखो टोटल लेंथ पता है हमें 7.5 मीटर्स, है ना रिबन की। हमें यह पता है कि हम जिन पीसेस में उसे काटना चाहते हैं उनकी लेंथ है 1.5 मीटर्स। हमें नंबर ऑफ पीसेस निकालने हैं, यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ पीसेस निकालने हैं। यहां पे हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीसेस। यहां है टोटल एक्स ऑफ आइटम्स। टोटल लेंथ हमें पता है, टोटल लेंथ जो है आपकी रिबन की वो है 7.5 मीटर्स। हमें एक जो पीस है उसकी भी लेंथ पता है, वो है 1.5 मीटर्स। बस फॉर्मूला में लगाना है, कुछ नहीं करना यहां पे। लेंथ ऑफ वन पीस इनटू टोटल पीसेस इक्वल टू टोटल लेंथ, यही बन रहा है ना। अब यहां पे टोटल पीसेस कितने हैं नहीं पता, आपको लेंथ पता है एक पीस की 1.5 मीटर। टोटल लेंथ जो आपकी रिबन की है वो है 7.5 मीटर्स। बस लगा दो फॉर्मूला में, 1.5 यहां लिखो, 7.5 यहां लिखो। इस बार आपसे टोटल पीसेस पूछे, अब यहां से 1.5 हटाने के लिए इसको 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल पीसेस जो निकल के आएंगे वो होंगे 7.5 डिवाइड बाय 1.5, और ये बराबर किसके होगा बेटा, 5 पीसेस के। यहां पीसेस लगाना मत भूलना, क्योंकि ये जो आपका आंसर निकला है वो है नंबर ऑफ पीसेस। कितने आपको पीसेस मिल रहे हैं, 5 पीसेस मिल रहे हैं। अगर हम 7.5 मीटर्स जो लंबी रिबन है उसको अगर हम काटने बैठे 1.5 मीटर्स रिबन के पीसेस में, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीसेस मिलते हैं 5। ठीक है, यही हमारा आंसर है।
अब इसको सॉल्व कैसे किया मैंने, 7.5 को 1.5 से डिवाइड कैसे किया मैंने, बहुत ही सिंपल है। 7.5 को अगर 1.5 से डिवाइड करना है तो बहुत ही ईजी है। यहां पे देखो 0.5 है ना, तो यहां जब मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे में 10 आ जाएगा। फिर यहां अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो यहां ऊपर में 10 आ जाएगा। 10 और 10 तो कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि मुझे 75 को 15 से डिवाइड करना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, 75 को मुझे 15 से डिवाइड करना है। अब देखो बेटा 75 जो है वो 15 के टेबल में आता है। 15 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 5 1 से 5 6 7, यहाँ पे 75 मिलता है। तो 5 से पूरा पूरा जा रहा है ये, इसका मतलब 5 आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये सी वाला पार्ट था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कौन से वाले पे, डी वाले पे। 16.5 kg sugar is put in paper bags each containing 0.5 kg of it। ठीक है, मतलब शुगर कितना है टोटल, 16.5 kg उन्हें पेपर बैग्स में रखा गया है। हर एक पेपर बैग में 0.5 kg शुगर है। हाउ मेनी बैग्स आर देयर। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी बैग्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ बैग्स आपसे पूछे हैं। ठीक है, एक बैग के अंदर कितनी शुगर है, 0.5 kg, तो हम कह सकते हैं टोटल शुगर इन वन बैग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या हुए, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ बैग्स आ जाएगा यहां पे, और टोटल एक्स ऑफ आइटम्स क्या हुई, टोटल शुगर इन कितने बैग्स में, जो हमें नहीं पता। ये एक्स के बदले में क्या आएगा, शुगर आ जाएगी, जो टोटल क्वांटिटी होगी शुगर की वो यहां पे आ जाएगा, है ना। तो हम इसके बदले में क्या लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर। ठीक है, और यहां होगा टोटल नंबर ऑफ बैग्स क्योंकि आइटम बैग है, और यहां पे एक्स ऑफ वन आइटम के बदले में क्या आएगा, शुगर इन वन बैग, है ना, जो कि आपका 0.5 kg है। तो बस ये लिखना है, क्वांटिटी इन वन बैग या क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वन बैग इनटू टोटल बैग्स इक्वल टू टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूला को लगाना है। क्वांटिटी इन वन बैग हमें पता है वो है 0.5 kg। ठीक है, टोटल क्वांटिटी भी हमें पता है वो है 16.5 kg। हमें टोटल बैग्स निकालने हैं, बहुत सिंपल है। यहां होगा 0.5, यहां होगा 16.5। हमें टोटल बैग्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 16.5 को 0.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 33 बैग्स। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके भी बताता हूं कैसे हमें सॉल्व करना है इसे। देखो यहां पे क्या है, डेसिमल है, इसको हटाएंगे, यहां पे आएगा 10, है ना, इसको भी हटाएंगे तो यहां पे आएगा 10। 10 और 10 हो गए कैंसिल। यहां पे आपका बच गया 165 और यहां पे आया 5, है ना। तो 165 को हमें 5 से डिवाइड करना है। देखो 5 2 से 10, 5 3 से 15, यहां पे तो आ जाएगा 15, यहां बचेगा 1, यहां आएगा 5, फिर से हम करेंगे 5 3 से 15। ठीक है, यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे 33 आ रहा है आपका आंसर। वही बात है, 33 बैग्स आपका आंसर आ रहा है, सिंपल है ये। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने निकल के आए हैं, 33 निकल के आए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने किया डी वाला पार्ट, अब हम बढ़ते हैं ई वाले पे। I require 2.25 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ स्कर्ट। एक स्कर्ट को सीने के लिए 2.25 मीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ रही है। हाउ मेनी स्कर्ट्स कैन बी स्टिच्ड विद 20.25 मीटर क्लॉथ। कितनी स्कर्ट्स आपकी स्टिच हो सकती है 20.25 मीटर क्लॉथ से। ठीक है, देखो आपको एक स्कर्ट को सीने के लिए कितनी क्लॉथ की जरूरत है वो आपको पता है। ठीक है, यानी कि एक्स ऑफ वन आइटम आपको पता है, यहां पे आपको टोटल एक्स भी पता है, टोटल एक्स ऑफ आइटम्स भी पता है। आपको निकालना है हाउ मेनी स्कर्ट्स, यानी कि आपको यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्कर्ट्स निकालनी है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी आइटम तो हो गया स्कर्ट, ठीक है, और एक्स क्या हुआ आपका, जो लेंथ है क्लॉथ की। यहां पे हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्कर्ट्स, हमें पता है लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन स्कर्ट, और ये होगा टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ जो आपका यहां पे 2.25 मीटर्स है। तो फॉर्मूला क्या बना, लेंथ ऑफ वन स्कर्ट इनटू नंबर ऑफ स्कर्ट्स इक्वल टू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ आपको पता है 20.25 है, और ये जो लेंथ है क्लॉथ की एक स्कर्ट को सीने के लिए वो है 2.25 मीटर्स। तो बस वही करना है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स आपके आराम से निकल जाएंगे। नंबर ऑफ स्कर्ट्स निकालने के लिए आपको 20.25 को 2.25 से डिवाइड करना होगा। ये डिवीजन वाली ही प्रॉब्लम है। अब इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9 स्कर्ट्स। ठीक है, अब डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। देखो इसको डिवाइड करना तो बहुत सिंपल है। यहां से अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो इस डेसिमल के बाद दो नंबर्स है ना, तो यहां पे आपके 2 जीरोस लगेंगे।
ठीक है, 100 आएगा यहाँ पे। यहाँ अगर डेसिमल हटाएंगे तो इसके बाद भी 2 नंबर्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 100 आएगा, है ना। तो ये 100 और 100 तो हो गए कट। अब यहाँ ऊपर बचा 2025 और यहाँ पे 225, ठीक है। तो हमें 2025 को 225 से डिवाइड करना है। अब 225 जो है वो इसको किस पे काटता है, अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं 225 को, तो 5 9 45, 9 2 18, 18 प्लस 4 आपका कितना होता है 22, ठीक है। अब तक तो ठीक है, 25 मिल रहा है लास्ट में। 9 2 18, 19 20, यहां पे आपको 20 मिलता है, ठीक है। तो 2025 आ जाता है, पूरा का पूरा 9 ही आपका आंसर आ रहा है ना। 9 आपका आंसर आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी हुई, 9 हुई, ठीक है। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा किस तरीके से मैंने इस फॉर्मूला का यूज किया हर जगह पे। इवन मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉब्लम्स में भी यही फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट पूरी तरीके से आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, तभी आप इन टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो बेटा इतना ही हमने करना था। वर्कशीट 13 की सारी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर ली हैं। सारी की सारी प्रॉब्लम्स काफी इजी थी, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जरूरी नहीं है इस फॉर्मूला को लिखना, आपको ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से लिखनी है, ठीक है। अंत में कंक्लूजन लिखना है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स, जैसे यहां पे निकल के आए 9, तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ स्कर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड विद 20.25 मीटर क्लॉथ इज 9। आप ऐसे प्रॉपरली लिख सकते हो। आपको स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए लास्ट में, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ वर्कशीट 13 की प्रॉब्लम्स भी खत्म होती है।